हेलो स्टूडेंट्स, ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर के चैप्टर ऑडिट एंड ऑडिटर्स की ई लेक्चर की सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑडिट। जो कॉस्ट ऑडिट के बारे में जो बताई गई है चीजें वो बताई गई हैं कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 148 के बाद 148 है। सेक्शन 148 बताता है सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज। केंद्र सरकार द्वारा निश्चित कंपनियों के लिए लागत मदों का अंकेक्षण इनके बारे में बताया गया है स्पष्ट रूप से। सेक्शन 148 का सबसेक्शन 1 क्या बताता है? एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड कि जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैं वो किन किन कंपनियों के द्वारा रखे जाएंगे और कौन कौन से रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं और वो कौन सी अथॉरिटी है जो ये उनको निर्देश देगी कि आप कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए। सेक्शन 141 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वो अथॉरिटी होती है वो उन कंपनीज को जो प्रोड्यूसिंग ऑफ सच आर्टिकल एज में बी प्रेस्क्राइब्ड एंड प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, जो प्रेस्क्राइब किए गए वो आर्टिकल प्रोड्यूस करती हैं और प्रेस्क्राइब्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। और कॉस्ट रिकॉर्ड कौन से मेंटेन करने पड़ेंगे? पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर एंड अदर आइटम ऑफ कॉस्ट, सामग्री, श्रम और अदर आइटम ऑफ कॉस्ट का जो यूटिलाइजेशन हुआ है उससे रिलेटिंग जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने पड़ेंगे। तो केंद्र सरकार ऐसी कंपनियों के वर्ग के संबंध में ऐसी कंपनियों के वर्ग के संबंध में जो प्रेस्क्राइब्ड आर्टिकल को प्रोड्यूस करती हैं साथ ही या प्रेस्क्राइब्ड सर्विसेज देती हैं, उन्हें आदेश के द्वारा सामग्री, मटेरियल, लेबर, श्रम एवं अन्य लागत संबंधी मदों के उपयोग हेतु लेखा पुस्तकें, अकाउंट्स रखने के निर्देश दे सकती है, डायरेक्शन दे सकती है। ये अथॉरिटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी कंपनीज की ऑडिट के लिए भी डायरेक्शन जारी कर सकती है। अब बात आती है कि कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कैसे किया जाता है। तो हम देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। द कैटेगरी ऑफ कंपनी एज स्पेसिफाइड इन रूल 3 एंड थ्रेशोल्ड लिमिट एज लेड डाउन इन रूल 4। जो प्रेस्क्राइब बताया था मैंने अभी कि जो ऐसे कंपनी जो प्रेस्क्राइब्ड आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है, प्रेस्क्राइब्ड सर्विसेज दे रखी हैं, तो ऑडिट के लिए भी उन्होंने क्या कर लिमिट फिक्स कर रखी है। इतने लिमिट से ज्यादा अगर प्रोडक्शन होता है तो उनको ऑडिट करवानी पड़ेगी। जो कॉस्ट ऑडिटर होगा वो अपॉइंट किया जाएगा विद इन 180 days ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के कमेंसमेंट के 180 दिनों के अंदर को कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। और जो कॉस्ट ऑडिटर है वो अपॉइंट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। तो उसका जो रेम्यूनरेशन है वो फिक्स किया जाता है सदस्यों के द्वारा, जो भी कंपनी के मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, उनके द्वारा पारिश्रमिक सदस्यों द्वारा निर्धारित तरीके से फिक्स कर दिया जाता है। बिफोर सच अपॉइंटमेंट, उसके अपॉइंटमेंट से पहले कॉस्ट ऑडिटर शैल फर्निश टू द कंपनी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। उसको फॉलोइंग डॉक्यूमेंट फर्निश करने पड़ेंगे। जैसे पहले वाले जो अपने कंपनी ऑडिटर होता है उसको भी सबमिट करने पड़ते थे, उसी में वो सेम वही है कि रिटर्न कंसेंट उसको सबमिट करनी पड़ेगी कि मैं यहाँ ऑडिटर बनना चाहता हूँ, और एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि वो इट इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एंड नॉट डिस्क्वालीफाइड फॉर अपॉइंटमेंट अंडर द एक्ट ऑफ पोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट 1953। उसको ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि वो कॉस्ट ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल है और वो डिस्क्वालीफाई नहीं है। और साथ ही ये भी देना पड़ेगा इट मीट्स द क्राइटेरिया एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 141 ऑफ द एक्ट सो फार एज में बी एप्लीकेबल। तो सेक्शन 141 पढ़ा था अपने क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, वो भी उसको सर्टिफाई करना पड़ेगा कि वो क्वालिफाई है इस कॉस्ट ऑडिटर बनने के लिए, जो भी उसके ऊपर प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट इज विद इन लिमिट एज लेड डाउन बाई और अंडर एनी अथॉरिटी ऑफ द एक्ट। जो अपॉइंटमेंट किया जा रहा है वो किसी अथॉरिटी ऑफ एक्ट के द्वारा जो भी लिमिट फिक्स की गई है उसके अकॉर्डिंग ही हो रहा है। द लिस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कॉस्ट ऑडिटर और ऑडिट फॉर्म और एनी पार्टनर ऑफ द ऑडिट फॉर्म पेंडिंग with respect to professional matters of conduct as disclosed in the certificate is true and correct। साथ ही उसे ये भी बताना पड़ेगा कि उसके खिलाफ या उसके जो फॉर्म, अगर ऑडिट फॉर्म है तो फॉर्म के खिलाफ या उसके पार्टनर के खिलाफ कोई भी प्रोफेशनल मैटर्स ऑफ कंडक्ट मिसकंडक्ट के ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग तो पेंडिंग नहीं है, और जो भी उसने इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी ट्रू एंड करेक्ट है। तो जो कॉस्ट ऑडिटर है वो अपॉइंट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा विद इन 180 डेज में कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर की, और उसका रेम्यूनरेशन फिक्स किया जाता है मेंबर्स ऑफ द कंपनी के द्वारा
और वो ऑडिटर जो होगा अपॉइंट किया जा रहा है वो अपनी रिटर्न कंसेंट देगा ऑडिटर बनने के लिए, साथ ही ये सर्टिफाई करेगा कि वो पूरी तरीके से कॉस्ट ऑडिटर बनने के लिए क्वालिफाइड है, किसी भी तरीके से डिस्क्वालीफाइड नहीं है। अब इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 148 का सबसेक्शन 4 है, वो कहता है कि एन ऑडिट कंडक्टेड अंडर सेक्शन 148, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, shall be in addition to the audit conducted under section 143। 143 सेक्शन जो है वो ड्यूटीज के बारे में बताता है ऑडिटर की। जो कंपनी ऑडिटर होता है उसको कंपनी ऑडिट करते टाइम कौन कौन सी ड्यूटीज कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है उसके बारे में बताता है सेक्शन 143। तो ये कह रहा है कि जो ऑडिट 148 सेक्शन में की जा रही है, कॉस्ट ऑडिट जो की जा रही है वो इन एडिशन में होगी जो कि 143 सेक्शन में जो ऑडिट कवर हो रही है। उसमें हम बात कर रहे थे सिंपल सभी कंपनी की ऑडिट की, तो उस कंपनी ऑडिट की इन एडिशन में की जाएगी सेक्शन 148 की। उस ऑडिट को हम सेक्शन कॉस्ट ऑडिट नहीं मानेंगे, उसके एडिशन में जो ऑडिट की जाएगी वो होगी कॉस्ट ऑडिट। सेक्शन 148 का 5 सब सेक्शन कहता है द क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस applicable to auditor under this chapter shall, so far as may be applicable, apply to a cost auditor appointed under this section, and it shall be duty of the company to give all assistance and facilities to the cost auditor appointed under this section for auditing the cost record of the company। तो अंकेक्षक की जो क्वालिफिकेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन, राइट्स, ड्यूटीज जो हैं वो वे ही होंगे जो लागत अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु इस धारा के अंतर्गत हैं जो बताए गए हैं और इस चैप्टर के अंतर्गत बताए गए हैं। जो भी हमने कंपनी ऑडिटर के बारे में पढ़ा कि इसके क्या क्या क्वालिफिकेशन हो सकती हैं, कौन कौन ऑडिटर ने डिस्क्वालिफिकेशन हमने देखी थी, हमने राइट्स देखे थे कि ऑडिटर के क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज देखी थी, ऑब्लिगेशंस देखे थे, जो अभी तक हमने लास्ट लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं वो सारे ही इसको क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन वो भी कोस्ट ऑडिटर पे भी सेम ही अप्लाई होंगी एज मे बी एप्लीकेबल। तो जिस लिमिट तक अप्लाई हो सकते हैं वो सारे इस पे अप्लाई होंगे, वही इसकी क्वालिफिकेशन होंगी, वही डिस्क्वालिफिकेशन होंगी, वही इसके राइट्स होंगे, वही इसकी ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन वगैरह होंगे, वही सब कॉस्ट ऑडिटर पे भी सेम रूप से ही अप्लाई होंगे। और कंपनी की ये ड्यूटी बनती है कि जब कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट रिकॉर्ड की ऑडिट करने जा रहा है तो उसको ऑल असिस्टेंस और फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, जो भी उसको असिस्टेंस चाहिए, जो भी सुविधाएं चाहिए, जो भी सहायता चाहिए उसको पूरा वो प्रोवाइड करे ताकि जो कॉस्ट ऑडिट कर रहा है वो अच्छे से उसको कर सके। प्रोवाइडेड दैट द रिपोर्ट ऑन द ऑडिट ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड शैल बी सबमिटेड बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। प्रोवाइडेड बशर्ते कि जो लागत अभिलेखों का जो अंकेक्षण कर रहा है, वो कॉस्ट रिकॉर्ड का जो अंकेक्षण कर रहा है कॉस्ट ऑडिटर, वो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, संचालक मंडल को प्रस्तुत करेगा। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कॉस्ट ऑडिटर जो अपॉइंट किया गया है तो कॉस्ट ऑडिटर को पूरा असिस्टेंस देंगे, पूरी मदद देंगे, जहां जहां उसको इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन चाहिए वो सब उसको प्रोवाइड करवाएंगे ताकि वो कॉस्ट ऑडिट अच्छे से कर सके। और कॉस्ट ऑडिटर क्या करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। अब सेक्शन 148 का सबसेक्शन 6 कहता है कि ए कंपनी शैल within 30 days from the date of receipt of a copy of the cost audit report furnish the central government with such report along with full information and explanation on every reservation and qualification contained therein। जब मैंने बताया कि कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट किसको करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट मिलने के 30 दिनों के भीतर वो रिपोर्ट उसके साथ जो भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, जो भी उसने अपनी क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन निकाले थे अपनी रिपोर्ट में लिखे हैं कोस्ट ऑडिटर ने, उसके ऊपर जो भी उसने इंफॉर्मेशन दी है, जो भी एक्सप्लेनेशन दी है, उन सबके साथ उस कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। इसके लिए टाइम लिमिट कितनी दी गई है, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट मिलेगी उस रिपोर्ट मिलने के 30 दिनों के भीतर क्या क्या देना पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी और ऑडिट रिपोर्ट में जो भी ऑब्जर्वेशन बताए गए हैं, जो भी रिजर्वेशन बताए गए हैं, उनके ऊपर कॉस्ट ऑडिटर ने जो भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो सब भी उसको सबमिट करने पड़ेंगे। ये बताया गया है सेक्शन 148 के सबसेक्शन। अब देखते हैं कि सेक्शन 148 का सबसेक्शन 7 क्या कहता है। इफ आफ्टर कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट referred to under this section and the information explanation furnished by the company under subsection 6
The central government is of the opinion that any further information and explanation is necessary. It may call for such further information and explanation, and the company shall furnish the same within such time as may be specified by the government. जो अभी हमने लास्ट सेक्शन में देखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट मिलने के 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट को किसको सबमिट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब वो रिपोर्ट मिलने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ और भी फर्दर इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन और चाहिए मुझे, ताकि मैं इसका अच्छे से एनालिसिस कर सकूं, तो वो क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, कंपनी को बोलेगी मुझे ये इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन आप और प्रोवाइड करवाइए। तो उस केस में कंपनी की दायित्व बनता है, कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कंपनी वो सारी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो टाइम फिक्स किया गया है उस टाइम पीरियड में सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवा दे। और इससे नेक्स्ट सेक्शन है 148 का 8, वो है पैनल प्रोविजन के ऊपर। अगर कोई डिफॉल्ट करता है, कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है या ऑडिटर डिफॉल्ट करता है, उस केस में क्या क्या पैनल प्रोविजन हो सकते हैं। इससे पहले हमने सेक्शन में एक सेक्शन और देखा था पैनल प्रोविजन का, वो था इससे जस्ट पहले वाला सेक्शन, सेक्शन 147। If any default is made in complying with the provision of this section, 148 के जो भी प्रोविजन दे रखे हैं उन प्रोविजन को कंप्लाई विद करने में अगर कोई डिफॉल्ट किया जाता है तो क्या पैनल प्रोविजन होंगे। The company and every officer of the company who is in default shall be punishable in the manner as provided in subsection 1 of section 147। तो कंपनी और उसके कंपनी के जो भी प्रत्येक दोषी अफसर हैं उन पे जो धारा दे रखी है अपने को सेक्शन 147 का सबसेक्शन 1 में निहित जो भी प्रोविजन, जो भी पेनल प्रोविजन दे रखे थे वो सारे इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। अगर द कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, कॉस्ट ऑडिटर इन डिफॉल्ट है, शैल बी पनिशेबल इन द मैनर एज में बी प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2 टू 4 और सेक्शन 147। अगर कंपनी का लागत अंकेक्षक दोषी पाया जाता है तो उस केस में जो पेनल प्रोविजन अप्लाई होंगे वो अप्लाई होंगे सेक्शन 147 के सबसेक्शन 2 से 4। अब बात आती है सेक्शन 147(1) क्या कहता था, उसमें हमने देखा था अगर कंपनी दोषी पाई जाती है किसी भी मैटर में तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। वो जुर्माना 25,000 से 5 लाख तक का हो सकता था। और कंपनी का अगर कोई अफसर दोषी पाया जाएगा तो उसे 1 साल की जेल की सजा भी हो सकती थी और साथ ही 10,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते थे। ये बात आती है कंपनी और ऑफिसर की, जो कि बताई गई सेक्शन 147 के सबसेक्शन 1 में। अब बात आती है सेक्शन 147 का सबसेक्शन 2 और 4 क्या कहता है। वो कहता है कि अगर कंपनी ऑडिटर अगर डिफॉल्ट पाया जाता है, जानबूझकर कुछ करता है, तो उसके ऊपर पैनल जो प्रोविजन देखे थे हमने, उसके उसमें भी जुर्माने की लिमिट, उस पर कुछ अर्थदंड लगाया जा सकता है। साथ ही अगर वो जानबूझकर करता है ऐसा तो उसको 1 साल की जेल भी हो सकती है और 1 लाख से 25 लाख तक का जुर्माना भी उसके ऊपर लगाया जा सकता है। तो ये हमारा सेक्शन पूरा होता है सेक्शन 148। सेक्शन 148 बता रहा है डिटेल में कि कॉस्ट ऑडिट के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि सबसे पहले 148(1) कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि जो ऐसी कंपनीज जो प्रेस्क्राइब आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है, प्रेस्क्राइब सर्विसेज दे रही हैं, वो क्या करेगी, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करेगी मटेरियल, लेबर और अदर जो कॉस्ट के आइटम है उनके संबंध में। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये भी अथॉरिटी होती है कि कुछ लिमिट होती है टर्नओवर की, उस लिमिट के बाद में अगर वो लिमिट क्रॉस कर जाती है तो उन कंपनीज को क्या करवाना पड़ेगा, कॉस्ट ऑडिट करवानी पड़ेगी। और कॉस्ट ऑडिट अब करवाने के लिए कॉस्ट ऑडिटर भी अपॉइंट करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करवाने के लिए बताया गया है इसमें कि कॉस्ट ऑडिटर जो अपॉइंट करना पड़ेगा वो करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसका रेम्युनरेशन फिक्स किया जाएगा मेंबर्स के द्वारा। उसके बाद आता है कि जो भी कॉस्ट ऑडिटर होगा वो अपने रिटर्न कंसेंट से देगा अपॉइंट करवाने के लिए। उसके नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो भी क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, राइट एंड ड्यूटीज जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं कंपनी ऑडिटर के बारे में, वो सभी कॉस्ट ऑडिटर पे भी अप्लाई होंगी। और कॉस्ट ऑडिटर को कंपनी का दायित्व बनता है जो भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन उसको चाहिए ऑडिट करने के लिए वो सब उसको प्रोवाइड करवाए। और ऑडिट करने के बाद कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट मिलने के 30 दिनों के भीतर वो रिपोर्ट को सबमिट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे लगता है कि मुझे फर्दर इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन और चाहिए तो वो फर्दर इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं और कंपनी को वो प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट में प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। अगर इसमें कोई डिफॉल्ट पाया जाता है, कोई दोषी पाया कंपनी या अफसर या कॉस्ट ऑडिटर कोई भी दोषी पाया जाता है, उसके लिए पैनल प्रोविजन भी फिक्स किए गए हैं जैसे कि पहले के सेक्शन में भी किए गए थे। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। थैंक यू।